तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बीपीएससी जर्नी। तो आज हम सीखेंगे कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़े कैसे, हाउ वी शुड रीड मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़े कैसे। अब स्पेक्ट्रम की बुक आती है टोटल 900 पन्नों की। अब 900 पन्ने की बुक को पढ़ना, फिर उसके नोट्स बनाना इज इम्पॉसिबल वाली बात है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ाई के साथ साथ इसके नोट्स भी कैसे बनाना है, इसको सबसे पहले समझना कैसे और पढ़ना कैसे है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ पर सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसमें हम लोगों से पूछा क्या क्या जा सकता है। तो हम लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सन्यासी रिवोल्ट कब हुआ था, तो 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। किस जगह पे हुआ था, एरिया एरिया पूछा जा सकता है। किस जगह पे हुआ था, एरिया पूछा जा सकता है। लीडर लीडर कौन कौन से थे, ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या रूल थे, ये पूछा जा सकता है। फिर इसको सप्रेस कौन किया था, ये पूछा जा सकता है। फिर इसका बेनिफिट्स क्या क्या हुए थे, बेनिफिट्स पूछे जा सकते हैं। ये था ना। तो ऐसे करके हम लोगों को बाकी सारी चीज़ें इस पैराग्राफ से पूछी जा सकती है। तो आइए हम लोग अब एक एक करके रीड करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा मतलब मेन मेन पॉइंट्स क्या क्या याद रखने पड़ेंगे। जब भी हम अपनी बुक पढ़ेंगे ना, तो सिर्फ मेन मेन जो पॉइंट्स है वही पढ़ेंगे, और वही हम इस वीडियो में सीखेंगे भी कि कैसे उस पॉइंट्स को पढ़ा जाए। सबसे पहले देखिए कैसे पढ़ा जाता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी रिवोल्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सन्यासी रिवोल्ट की। तो सबसे पहले आता है सन्यासी रिवोल्ट। तो सन्यासी रिवोल्ट आता है सबसे पहले। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1763 से 1800 के बीच में स्टार्ट हुआ था। तो हमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 1763 से 1800 के बीच में। फिर उसके बाद देखिए द डिस्कार्टेड फेमाइन ऑफ 1770 एंड द हार्श इकोनॉमिक the distracted famine of 1770 and the harsh economic order of the British compelled a group of sannyasis in eastern India to fight the British yoke। तो सबसे पहले आप समझिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि 1770 में जो वेस्ट बंगाल में जो फेमिनाइन आया था, उसके बाद जो थे लोग जो थे, ये देखिए, ये एक इंडिया का मैप ऐसे बना लीजिए, ऐसे आपको जल्दी अच्छा से समझ में आएगा। तो ये जो वेस्ट बंगाल के जो लोग थे, वेस्ट बंगाल ईस्टर्न इंडिया के जो लोग थे, वो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आके रहने लगे, जिनको हम लोग एक ट्राइबल लोग बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग सन्यासी बोलते थे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, सन्यासी। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, सन्यासी। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि ओरिजिनली पीसेंट्स इवन सम इविक्टेड फ्रॉम लैंड एंड दीज सन्यासी वेयर ज्वाइंड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ डिसअपोज्ड स्मॉल जमींदार, डिसबैंडेड सोल्डर एंड रूरल पीपल। मतलब क्या बोल रहा है ना कि जो कामगार थे वो उनके लैंड से उनको इविक्ट निकाल दिया गया था, और सन्यासी ज्वाइन, और फिर जो सन्यासी जो थे वो जाके किसी स्मॉल जमींदार या किसी डिसबैंडेड सोलर या रूरल पीपल के पास काम करने लगे। फिर उसके बाद बोला द रेडेड कंपनी फैक्ट्री एंड ट्रेजर द फाउट द कंपनी फोर्स। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस रूट में क्या हुआ कि उन्होंने कंपनी के फोर्स पे हमला किया और फैक्ट्री को लूट लिया। इट वॉज द ओनली प्रोनाउंड एक्शन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग अंडर द सम्यूज सन्यासी। और यह एक सोची समझी साजिश थी वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम का इक्वल पार्टिसिपेशन हुआ था। चलिए, अब इतना हम लोग पढ़ लिए। फिर उसके बाद अब आगे आते हैं, और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसको फकीर रेवोल्यूशन भी कहा जाता था। मंजूम शाह जो चौधरी थी, चिराग अली, भावनी पाठक, देवी चौधरानी इसकी मोर इंपॉर्टेंट लीडर थी। और और देवी चौधरानी का जो पार्टिसिपेशन है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड रोल्स इन ईयरली रेसिस्टेंस के तौर पे अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इसका एक स्टोरी है आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी अपने नोवेल में लिखे हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे वोमेन लोग जो है वो ट्रेडिशनली इंडियन वैल्यूज को बचा के अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है। तो चलिए, अब हम लोगों ने देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया कि अब हम लोगों ने ये पूरा पैरा पढ़ लिया। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्या थे, जो हम लोग को लगे कि हम लोग को एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे था इसकी डेट, जो 1760 से 1800 के बीच में ये। फिर उसके बाद क्या था, ये क्यों हुआ था, रीज़न। तो रीज़न बताना है, 1770 में जो हार्श इकोनॉमी था उसकी वजह से हुआ था। फिर अब हम लोग को याद रखना है कि इसके समय पे वॉरेन हेस्टिंग जो था वो शासन कर रहा था। फिर उसके बाद इतना हो गया। फिर हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इस रोल में हुए थे। ठीक है।
फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको फकीर रेबेलियन भी बोला जाता है, और इसके लीडर्स के नाम मंजू शाह, देवी चौधरानी और एक आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र के द्वारा, जो बेस्ड है किससे, सन्यासी। और इसमें क्या है, ये नोबेल है देवी चौधरानी पे, इससे दैट इम्पोर्ट वोमेन का इंपॉर्टेंस बताया गया इसमें। तो इसको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में, जैसे यहीं पे हम लोग लिख लिए, इसमें हम लोग को क्या पता चला, फकीर रेवलेशन इक्वल हिंदू मुस्लिम पार्टिसिपेशन। फिर हम लोगों ने यहीं पे लिख लिया। आपके पास अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप पीडीएफ ऑनलाइन ही पढ़ते तो इसी में आप ऐड कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ लिखिएगा बीसी, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखिए बीसी चटर्जी, इसके बाद यहाँ पे लिखिए बीसी चटर्जी आनंद मठ, फिर बीसी चटर्जी आनंद मठ, ठीक है। फिर अब इस पूरा लाइन को पढ़, फिर उसके बाद यहाँ पर फकीर रेवलेशन लिखना है, फिर इंपॉर्टेंस लीडर के नाम लिखना है। तो ये ना, तो एक टॉपिक से हम लोग को एक टॉपिक से हम लोग को मतलब 3 से 4 या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है ना। 3 से 4 या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हर टॉपिक में हम लोग को लिखने हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट से बनाओगे ना, तो वो छोटा होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, कि आपके 250 पेजेस की बुक जो है, मतलब 250 पेजेस की जो बुक है वो मात्र 50 पेजेस में होगा, कि जब आप रिवीजन करोगे ना तो एग्जाम शॉर्ट पीरियड में, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ठीक उसी तरह ये हो गया। फिर अब आते हैं हम लोग अब देखिए दूसरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है, कि दूसरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है, रिवॉल्ट इन मीनापुर एंड तो 1764 में। अब मीनापुर और दलभूम में रिवॉल्ट हुआ था 1764 से 1774 के बीच में। तो अब ये क्यों हुआ था, तो आइए सबसे पहले तो हम लोग ने एक सीरियसली पैराग्राफ को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश टूक अ होल्ड ऑफ मीनापुर इन 1760 एंड एट दैट टाइम वेयर 300 जमींदार एंड तालुकदार हैविंग द कॉर्डियल रिलेशन विद देयर रैयत। मतलब ये कह रहा है ना कि जब इंग्लिश लोग का वहाँ पर वर्चस्व था, तो मीनापुर में 1760 के समय में 3,000 जमींदार और तालुकदार, तो उसका जो रैयत के साथ, मतलब जो यहाँ पे रैयत मतलब होता है जमीन, ये मान लो जो ज़मीन है, तो यहाँ पे जो खेती कर रहा है ना छोटा छोटा पत्ता पे, इसको बोलते हैं रैयत। और जो ये पूरे ज़मीन का एक मालिक है उसको बोलते हैं ज़मींदार। जब परमानेंट सेटलमेंट आ गया था ना, तब ये सिस्टम आया था, परमानेंट सेटलमेंट के टाइम, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नर व्हेन स्टेट द जमींदार ऑफ मीनापुर सील्ड द रैयत इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रैयत एंड इंग्लिश रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स। द जमींदार ऑफ द दलदुला मुनुमा एंड राजपुरा पंचेट खरीगर बागड़ी लिविंग इन द वास्ट ऑफ जंगल महल्स ऑफ वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ मीनापुर देयर डिसअपियर ऑफ जमींदार बाय 1800। द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ दिस अपराइजिंग आर दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ दल। देखिए सबसे पहले तो सबसे पहले तो इतनी पूरी लाइन पढ़ने से हम लोग इसमें जो मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मुश्किल से 2 या 3 है, 2 या 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझे। तो अब हम लोग को उन्हीं 3-4 पॉइंट्स को बस अपने नोट्स में लिखना है और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। सबसे पहला कि ये रिवॉल्ट कब हुआ, तो 1764 से 64 के बीच में हुआ ये। दूसरा क्यों हुआ, तो आप समझिए कि क्यों हुआ। इसलिए हुआ ना क्योंकि ये मान लीजिए ये रैयत वाली ज़मीन थी, ठीक है। और रैयत में जो किसान उपजाता था और जो ज़मींदार था, तो एक ब्रिटिश इंग्लिश ऑफिसर रेवेन्यू को रखा था, इसको ये जो ज़मीन का जो पैसा है जो उगाया खेती करने, उसको डायरेक्ट ज़मींदार को देता था। तो इसी के कलेक्शन के बीच को लेकर ना ज़मींदार और ब्रिटिशर्स में रैयत और रिवेन्यू में जो है ना, यही मतलब रैयत वाला जितना पैसा इसको देता था वो उतना ब्रिटिश को रिटर्न नहीं करता था, जिसके वजह से रैयत और रिवेन्यू में इस दोनों को लेकर झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। इसी की वजह से ये रिवॉल्ट हुआ मीनापुर में, जहाँ पर रैयत ने लगान देने से मना कर दिया, फिर जंगल महल की तरफ वो शिफ्ट हो गए। मतलब 2-3 पॉइंट्स बस हमको याद रखना है। और वेनिस्ट्रेट जो थे उस वक्त यहाँ के गवर्नर थे, वेनिस्ट्रेट जो थे उस वक्त यहाँ के क्या थे, गवर्नर थे, समझे। वेनिस्ट्रेट इस वक्त यहाँ के क्या थे, गवर्नर थे। चलिए और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आप लीडर देख रहे हो ना, दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ दल, इनको याद रखना। मैं कितनी बार बोला हूँ, 2-3 चीज़ें याद रखनी है बस हम लोगों को, डेट, एरिया, लीडर, काउजेज एंड रिजल्ट, ठीक है। तो अब चलिए बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे डेट 1764 से 1774 है। काउजेज क्या है कि काउजेज क्या है, जो रैयत और इंग्लिश ऑफिशियल्स के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया था,
इसीलिए रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे ब्रिटिशर ने रोक दी थी। तो फिर और यहाँ पर दूसरा वैनी स्टेट थे और तीसरा लीडर कौन थे, जगन्नाथ और दामोदर सिंह। और ये कब हुआ था, 1770 और ये कब हुआ था 1766 से 74 के बीच में। गवर्नर कौन थे, वैनी स्टेट। लीडर कौन थे, दामोदर सिंह, जगन्नाथ। लीडर जगन्नाथ, दामोदर सिंह, वैनी स्टेट। और कब हुआ था, 1766 से 1774 के बीच में। चलिए आइए फिर से आपको याद करा देता हूँ। सबसे पहले डेट क्या था इसकी, 1766 से 1774। फिर उसके बाद सबसे पहले ये किस लिए हुआ था, रीज़न सबसे पहले जानना है। तो रीज़न है सबसे पहले क्या, कि जो रैयत था और जो इंग्लिश ऑफिशियल जो रेवेन्यू कलेक्टर था उसके बीच में जो रेवेन्यू को लेके विवाद हो गया था। उसके बाद वैनी स्टेट जो थे इसके गवर्नर जनरल थे और फिर इसका रिजल्ट क्या आया कि रैयतों ने जंगल महल की ओर जाना शुरू कर दिया और लगान देने से मना कर दिया। और लीडर कौन थे, जगन्नाथ और दामोदर सिंह इसके लीडर थे। बस यही चारों बातें हम लोग को याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। आई होप कि आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे और ऐसे ही पढ़ने का ट्राई करेंगे एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखिए कि आपको इसमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपकी जो सबकॉन्शियस मेमोरी होगी ना वो सबसे पहले स्ट्राइक करेगी कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। तो इसीलिए इसको एक स्टोरी के फॉर्म में याद रखो, कि कब क्या हुआ था, किस रिवॉल्ट में क्या हुआ था। ऐसे मैं आपको कराऊंगा। मैं कल से ये करा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस। कल से मैं मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस ऐसे जैसे भी कर रहा हूँ वैसे बस आप, और मेरे नोट्स भी हैं, अगर आप चाहो तो मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप खुद अपने नोट्स इसे प्रिपेयर कर सकते हो इसी बुक से ज़्यादा। और बस और हमेशा ध्यान देना है हम लोगों को, कि एक सोर्स और 10 टाइम्स रिवीजन। मतलब एक सोर्स रखिए और उसके कम से कम 10 बार उसको रिवाइज करिए, नहीं तो अगर 10 सोर्स से करिएगा ना तो कुछ नहीं होना जाना है। ये गलती नहीं करना है, ठीक है। 10 सोर्स नहीं, एक सोर्स और 10 to 20 टाइम्स उसका रिवीजन। आप अगर ये पढ़ रहे हो तो ये पढ़ो, अगर आप किसी के नोट्स पढ़ रहे हो तो वो पढ़ो। बस मॉडर्न हिस्ट्री के किसी के नोट्स पढ़ रहे हो तो वो पढ़ो, अगर किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ो तो नहीं तो खुद के जो नोट्स बनाए हैं वो पढ़ो। और खुद के जो नोट्स होते हैं ना वो सबसे हेल्पफुल करते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको पता होता है कि आपने क्या लिखा है, तो आप उसी के लेवल पे नोट्स बनाते हो। तो मैं तो कहूँगा कि इसी बुक से आप लाइन बाय लाइन जैसे मैंने बताया कैसे क्या बनाना है उसी तरह से नोट्स बनाओ। वैसे कल हम लोग मिलते हैं फिर। ओके बाय, थैंक यू।